ठीक है, चलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑडिट क्लास एंड वी आर स्टार्टिंग विथ अवर फर्दर पार्ट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, कल हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स देखा था कि इंस्पेक्शन इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, री परफॉर्मेंस और लास्ट में आपका था हाँ टेस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग इन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन, स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस वाला पॉइंट ना, ये चौथा पॉइंट भूल सकते हैं, सिर्फ इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहला है इंस्पेक्शन इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, of control of internal controls which leave no audit trail, for example who is performing, who is supposed to perform। ठीक है, और उसके बाद में स्पेसिफिक ऑटोमेटेड स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन, तो इनमें जो इंटरनल कंट्रोल्स है उसकी टेस्टिंग करना। ठीक है, स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन में। फिर हमने बोला कि ऑडिट एविडेंस जब हम ऑब्टेन कर रहे हैं इफेक्टिव ऑपरेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल को लेके, तो हमको देखना है कि उसमें क्या डेविएशंस है, कैसे किया, किसने किया, ठीक है, कितने कंसिस्टेंटली वो अप्लाई हुए हैं, ठीक है, वो देखना है, और क्या डेफिशिएंसी हमको मिली। फिर उसमें एक रिपोर्टिंग का पॉइंट था कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के जो रिजल्ट्स है उसके बेसिस पे आपको एक रिपोर्ट डेवलप करनी है। ठीक है, कि वेदर द इंटरनल कंट्रोल जो है वो प्रॉपर्ली डिजाइंड है और ऑपरेट कर रहे हैं एज इंटेंडेड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट ऑफ योर वर्क। ठीक है, ऐसा करके आंसर को कंक्लूड करना है। फिर हमने देखा था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हमने पहले देखा कि फीचर्स क्या है उसके। ठीक है, की फीचर्स के बाद में हमने देखा अंडरस्टैंडिंग में कैसे लूं, उसके फीचर समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग समझ लिया। अब उसके बाद में कुछ रिस्क है, ठीक है, वो रिस्क हमने देखे, और फिर उस रिस्क का क्या इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट हमने देखा। चार चीजों में हमने अब तक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को देखा है। ठीक है, की फीचर्स में हमने देखा कि पांच छह जो पॉइंट्स थे, तीन ह्यूमन वाले पॉइंट थे उसमें। ठीक है, तीन ह्यूमन वाले पॉइंट थे, दो सिस्टम वाले पॉइंट थे, और शायद तीन डेटा वाले पॉइंट तीन थे उसमें। तो चेंज इन डेटा एक पॉइंट वो था, लॉस ऑफ डेटा नहीं, की फीचर्स था ना, सॉरी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। ठीक है, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर, ह्यूमन वाले पॉइंट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इंटीग्रेशन अमॉन्ग सिस्टम्स। ठीक है, फिर डेटा वाले तीन पॉइंट बोल दो, दूसरे इसमें देखिए, हाँ, अच्छा, इसमें ह्यूमन के तीन पॉइंट्स थे, और फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स, और कनेक्टिविटी नेटवर्किंग अमॉन्ग अलग अलग ब्रांचेस में कनेक्टिविटी नेटवर्किंग रहेगी। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था, मेरे को बुक्स देते क्या थोड़ी सी, देखो लेके आओ लैब। अब अंडरस्टैंड कैसे करोगे आप? अंडरस्टैंड ऐसे करोगे, अंडरस्टैंड कैसे करोगे आईटी एनवायरनमेंट को? अंडरस्टैंड ऐसे करोगे कि उसका पर्पस क्या, कौन सा है, पर्पस क्या है, कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद में इन हाउस है, पैकेज्ड है, आउटसोर्स वाली चीजें क्या क्या है, और कौन से पर्सनल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में रिस्क में हमने डेटा के तीन पॉइंट देखे थे, लॉस ऑफ डेटा, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा। ठीक है, फिर एक्सेसिव एक्सेस, प्रिविलेज्ड एक्सेस टू डेटा। उसके बाद में अनऑथराइज्ड एक्सेस बोल दिया मैंने, मुझे चेंजेस टू सिस्टम, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंजेस, यस, और लॉस ऑफ डेटा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। ठीक है, ये थोड़ा रन करना पड़ेगा। देखो अपने से बनाया था चीट कोड, सेग्रीगेशन ऑफ डेटा, एक्सेस ऑफ सिस्टम। ठीक है, इनके दो पॉइंट है। ठीक है, एक्सेस को लेके पॉइंट है, सिस्टम को लेके पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा बार बार लर्न करने से ना आपको वो और प्रॉपरली बैठेगा। ठीक है, लेकिन हर चीज का मिनोमिक है वो सब नहीं बन सकता, बनाने जाओगे तो कितने बनाओगे और कितने याद रखोगे? थोड़ा सा मेंटली उसको लॉजिकली अपने को याद करना पड़ेगा और बार बार लर्न करना ही पड़ेगा। और ये तो शुरुआत ऐसी है, फाइनल में तो बहुत कुछ है। ठीक है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो ऑडिट के लिए इतना नाम होता ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में चलो रिस्क देख लिए, फिर अब उसकी इंपैक्ट क्या क्या है रिस्क के। सब्सटेंशियल चेकिंग पे इंपैक्ट है कि हमारे सब्सटेंशियल चेकिंग उस पर्टिकुलर पार्ट की बढ़ जाएगी, तो इनएबिलिटी टू एड्रेस अबाउट डिस्कस, और आपने ऊपर की रिस्क नहीं एड्रेस किए,
ठीक है, तो आपका जो डेटा सिस्टम से निकला है उस पर नॉन रिलायंस बैठेगा। एंड इन सच ए केस ऑल इंफॉर्मेशन डेटा एंड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टम शुड बी चेक्ड फॉर थरोली फॉर देयर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। ठीक है, नॉन रिलायंस बैठ जाएगा, नॉन रिलायंस बैठ जाएगा तो फिर जो भी डेटा रिपोर्ट निकली है उसको कंप्लीटनेस के लिए चेक करना पड़ेगा। फिर उसकी इंपैक्ट कंट्रोल्स पे क्या है, एक तो जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है उन पे मेरा रिलायंस हट जाएगा, और जो लोग उसके कारण मेरा एडिशनल वर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग क्या है कि आपको अल्टीमेटली एक मॉडिफाइड रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी को करने पड़ते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स कंपनी को करने पड़ते हैं, और उसमें एक ये पॉइंट होता है कि आपके ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कैसा है, तो उस हिसाब से आपको उसका अगर रिस्क ज्यादा है तो आपको आईएफसी की रिपोर्ट में, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने कल आपको एप्लीकेशन कंट्रोल पढ़ा दिया था। ठीक है, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल भी आपको मैंने पढ़ा दिया था। एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब पर्टिकुलर ऐप पे लगे हुए कंट्रोल्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड कंट्रोल और मैनुअल कंट्रोल, दोनों ही कंट्रोल। ठीक है, फिर जो बिजनेस प्रोसेस लेवल मतलब बिजनेस की अलग अलग प्रोसेस है, हर प्रोसेस पे वो कंट्रोल लगे, क्योंकि हर प्रोसेस अपना अपना एप्लीकेशन यूज कर रहा है। इन्वेंट्री वाला अपना एप्लीकेशन यूज कर रहा है, पीपी वाला अपना एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तो इट इज एट बिजनेस प्रोसेस लेवल। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं आईटी एप्लीकेशंस के अंदर ही, जैसे कि पासवर्ड। ठीक है, और ईआरपी मतलब ईआरपी ने एग्जांपल दिया एप्लीकेशन कंट्रोल का, और वो हेल्प करते हैं ये इंश्योर करने में कि वो जो एप्लीकेशन है उसके जो डेटा है वो इंटीग्रिटी उसकी बराबर है, कंप्लीटनेस बराबर है, एक्यूरेसी बराबर है। ठीक है, कि वो एप्लीकेशन जो है वो माल फंक्शन नहीं कर रहा है, या वो एप्लीकेशन में किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस पासवर्ड कर लिया और उसको चेंज कर दिया। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल मतलब ऐसे व्यक्ति जो आईटी से इनपुट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे मैंने सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल लिया था। ठीक है, कि वो पूरी उसको इमेज प्रिंटिंग कर करके दे, जैसे मूवमेंट हुआ है, प्रिंटर से निकले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बैठा है, या फिर वो गलत उसको इनपुट दे रहा है। ठीक है, ये जब जरूरत है तब वो स्क्रीन ब्लैंक हो गई। ठीक है, ऐसा। अब आ जाते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स। ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल्स तो फीचर्स देख लिया। ठीक है, और उसके बाद में रिस्क देख लिया, रिस्क का इंपैक्ट देख लिया, बराबर है ना, और अंडरस्टैंडिंग देख ली। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत सिंपल है, रिस्क भी सिंपल है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी वाला पॉइंट अलग है, और सिक्योरिटी वाला सिस्टम वाला पॉइंट अलग है, और एक्सेस वाला पॉइंट अलग है। ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल्स अब क्या होते हैं ना कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स बिजनेस प्रोसेस लेवल पे लगे हुए हैं। ठीक है, हर एक बिजनेस प्रोसेस लेवल पे एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन पे कंट्रोल्स है। जनरल आईटी कंट्रोल्स का मतलब ये होता है कि ओवरऑल एज अ होल पूरी कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहे। ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सारे जो एप्लीकेशन चल रहे हैं, है ना। अब उसका बहुत अच्छा उदाहरण है आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में जो फेस आईडी से वो फोन खुलता है वो है जनरल आईटी कंट्रोल, वो सारे एप्लीकेशन को सेफगार्ड कर रहा है ना। अगर वो पासवर्ड से फोन खुलेगा ही नहीं तो तू व्हाट्सएप से लेकर ट्विटर तक कुछ भी ओपन नहीं कर सकता उस फोन में। फिर अब तूने वो फोन खोल लिया, अब तू मान ले व्हाट्सएप पे क्लिक किया, व्हाट्सएप पे तेरे को फिर से पासवर्ड मांग रहा है, ये एप्लीकेशन कंट्रोल हो गया, समझा। तो ये जनरल आईटी कंट्रोल है जो ओवरऑल एप्लीकेशन के ऊपर पूरा नजर रखता है। सो इफेक्टिव जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है, पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है। क्या है, पॉलिसी और प्रोसीजर। जनरल आईटी कंट्रोल कोई ऐसे कोई वो नहीं होता है कि कोई आपने कुछ एंटीवायरस लगा दिया या ऐसा कर लिया, नहीं। ये पॉलिसीज और प्रोसीजर्स होती है कंपनीज की कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड, तो पासवर्ड सेट होगा तो उसमें एक सिंबल होगा, एक नंबर होगा। थैंक यू। एक सिंबल होगा, एक नंबर होगा, एक अल्फाबेट होगा। ठीक है, ये देखा होगा आपने कहीं पासवर्ड सेटिंग करते तो वो ये मांगता ही मांगता है, तो ये पॉलिसी है। दिस इज द पॉलिसी कि वी विल नॉट एक्सेप्ट योर पासवर्ड इफ इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। इट इज अ जनरल आईटी कंट्रोल। ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। बोलो, जनरल आईटी कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस,
दैट रिलेट टू मैनी, किसी एक एप्लीकेशन को लेके अगर वो होता तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल होता, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू मैनी मैनी एप्लीकेशंस, हेंस इट इज जनरल आईटी कंट्रोल्स। तो दो बातें देखी, एक तो जनरल आईटी कंट्रोल्स जो है वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं और वो मैनी एप्लीकेशंस को रिलेट करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस को वो रिलेट करते हैं, ठीक है, एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल्स की इफेक्टिव फंक्शनिंग चलती रहे, उनमें कोई दिक्कत ना आए, ये वो सपोर्ट करता है, ठीक है, एंड सपोर्ट इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स। आप लोगों ने कल जो आईटी से ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ा अपन ने, उससे क्वेश्चंस बना लिए? हाँ, नहीं बनाए? हमने क्लास में बनवाए थे, वो तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे वो, मैंने आपको बोला भी था शायद एक पैरेलल लिखना उसको। आप अपने नोट्स में ना जब, हाँ मैट पे तो लिखना ही है, आप अपने क्वेश्चंस आज बनाओगे, ठीक है, और आप रजिस्टर को लैंडस्केप कर देना, ठीक है, और फीचर्स, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क और इम्पैक्ट, ये चारों क्वेश्चन आजू बाजू में लिखना, ठीक है, करेक्ट ना, और उनके जो पॉइंट्स है वो फिर वहां पे लिखना शॉर्ट शॉर्ट में, और लर्न करके लिखना, लर्न करना फिर बिना देखे लिखना, तो वो बहाने तुम्हारा लर्न भी हो जाएगा, करोगे इतना, ठीक है ना। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंट्रोल, ये नेक्स्ट पेज पे लगाना, वो तुम्हारा ऑटोमेटेड कन्वर्ट कंट्रोल तुमको एक साथ में सामने दिखेगा, ज्यादा बेटर तरीके से रिवाइज हो जाएगा, तो तुमको पता है तुम पॉइंट्स को स्वैप नहीं कर पाओगे, क्लियर है, ठीक है। लर्न कर करके नोट्स बनाई कीजिए पूरी ऑडिट की, क्या पेंडिंग है ऑडिट नोट्स में चैप्टर 3 में? हाँ, ठीक है, नोट्स बनाते बनाते लर्न करके लिखो। जनरल आईटी कंट्रोल्स दैट मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा कॉमनली इंक्लूड्स कंट्रोल्स ओवर द फॉलोइंग, ठीक है। तो जनरल आईटी कंट्रोल का काम क्या है, वो पॉलिसीज और प्रोसीजर है, पॉइंट नंबर 1 कि वो क्या है, पॉलिसी और प्रोसीजर, ठीक है, पॉलिसी और प्रोसीजर। दूसरा, वो बहुत सारे एप्लीकेशन को रिलेट करते हैं। तीसरा, वो इफेक्टिव फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। क्या है पहला, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, ठीक है, मैनी एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स सपोर्ट मैनी एप्लीकेशंस, इफ रिलेट टू मैनी एप्लीकेशंस, सपोर्ट इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑल द एप्लीकेशंस, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें जनरल आईटी कंट्रोल में। अब जनरल आईटी कंट्रोल कॉमनली क्या होते हैं, देखो ये 4 चीजों को हम लोग जनरल आईटी कंट्रोल बोलते हैं। डेटा सेंटर ऑपरेशंस, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, फिर प्रोग्राम चेंज, फिर एक्सेस सिक्योरिटी, और फिर एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ये 4 तरह के, नॉर्मली ये 4 तरह की चीजों को हम लोग जनरल आईटी कंट्रोल बोलते हैं, समझेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। These are the IT controls generally implemented, ये जनरली इंप्लीमेंट होते हैं। पहला अपन ने क्या पढ़ा, पॉलिसी और प्रोसीजर है, बहुत सारे एप्लीकेशन को रिलेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, क्लियर है ना। चौथा, ये जो जनरल आईटी कंट्रोल्स है ये जनरली इंप्लीमेंट होते हैं आईटी स्पेसिफिक रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, आईटी से जुड़े हुए रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, मतलब कम करने के लिए ये कंट्रोल्स लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ध्यान रखते हैं, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन को नहीं, समझा, पक्का ना। सो ये जनरली इंप्लीमेंट होता है कि भी आईटी से जुड़े हुए जितने भी रिस्क है, क्या रिस्क है हमने देखा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, उसके बाद में एक्सेस, और उसके बाद में सिस्टम, ठीक है। एक बार वापस से रिस्क बोल देते, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, एक्सेस में 3 पॉइंट थे शायद, अनऑथराइज्ड एक्सेस और एक्सेसिव डेटा। सिस्टम को लेके एक तो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, अनऑथराइज्ड चेंजेस टू डेटा, फिर फेलियर टू मेक मैसेज चेंजेस, फिर लॉस ऑफ डेटा। 3 2 5, एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और एक डायरेक्ट डेटा चेंजेस, ठीक है, ओके। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा वो कौन सा इस पॉइंट में, अंडरस्टैंडिंग में,
इसी का है ना। हाँ तो ये बोला नहीं ना अपन ने, मैं वही बोल रहा, ये बोला नहीं ना। देखो डेटा का एक पॉइंट ये है बेटा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट, 3 पॉइंट डेटा के हैं, ठीक है। और एक्सेस का एक ये पॉइंट है और ये एक्सेसिव एक्सेस का ये वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट ये हो गए। और एक डायरेक्ट डेटा चेंजेस जो है ना, ये भी तुम्हारा डेटा का ही पॉइंट है। तो डेटा के 4 पॉइंट है, डेटा के 4 पॉइंट है। देखो, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, लॉस ऑफ डेटा, डायरेक्ट डेटा चेंजेस और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ये 4 पॉइंट है डेटा के, ठीक है। तो इसको 4 डेटा के पॉइंट हो गए, डेटा के 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद में 2 एक्सेस के पॉइंट है और ये एक सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का पॉइंट है। और सिस्टम्स के कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट सिस्टम के। इधर है ना डेटा अपन लिखना भूल गए, अच्छा ठीक है ना। तो डेटा के 4 पॉइंट है, हाँ, सिस्टम के 2 है, एक्सेस की भी 2 है, 4 2 2 1, ठीक है, ये याद रखने का है। तो ये जो स्पेसिफिक रिस्क है ना, ये रिस्क को वो मिटिगेट करता है, इसके लिए हम उसको लगाते हैं। तो 4 मेरे कौन से हेडर्स हो गए जनरल आईटी कंट्रोल्स के लिए? एक कि वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर है, रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस, इफेक्टिव फंक्शनिंग को सपोर्ट करता है एप्लीकेशंस के, और चौथा मिटिगेट करता है आईटी स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है। हेंस जनरल आईटी कंट्रोल्स आर नोन एज परवेसिव कंट्रोल या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। ये इनडायरेक्ट कंट्रोल्स है, डायरेक्टली कोई एप्लीकेशन पे लगे है क्या? नहीं, ये ऊपरा ऊपरी पूरा काम करते हैं। क्लियर है? ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे वो 4 तरीके के जो हमने बोले थे ना, जनरली ये चारों को हम लोग जनरल आईटी डेटा, जनरल आईटी कंट्रोल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 चारों देखते हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। सबसे पहले था कि कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। क्या बोल रहे हैं? डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस, है ना, इनके ऊपर जो कंट्रोल लगा है उसको जनरल आईटी कंट्रोल्स बोलते हैं। और जनरल आईटी कंट्रोल्स कॉमनली पहले हम लोग डेटा सेंटर के ऊपर लगा। देखो डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर बेसिकली सारे एप्लीकेशंस को जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है और जो उनका डेटा स्टोर कर रहा है उसको बोलते हैं डेटा सेंटर। तो इज दिस डेटा सेंटर related to any application? No, it is commonly related to all the applications. तो जनरल आईटी कंट्रोल्स का काम है कि वो डेटा सेंटर को प्रोटेक्टेड रखे, है ना। अगर किसी ने डेटा सेंटर में दिक्कत डाल दी तो सारे एप्लीकेशन हार्ड हो जाएंगे। तो कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क। नेटवर्क ऑपरेशंस का मतलब होता है, मैं आपको सिर्फ हेडिंग सिखा रहा हूं अभी। नेटवर्क ऑपरेशन का मतलब होता है कि आपस में एप्लीकेशन एक दूसरे से कैसे बात करें, करना पड़ता है ना। आपको याद होगा तो एडोब से कोई चीज अपन डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, यस। इंस्टा से कोई रील डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। तो दिस इज इंटीग्रेशन नेटवर्किंग बिटवीन द एप्लीकेशंस। प्लस हम एक सिस्टम से, एक फोन से लेकर दूसरे फोन में ट्रांसफर करते डेटा, दिस इज नेटवर्किंग। तो ये चीज किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से जुड़ी हुई है क्या? नहीं, ये जनरल है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स ऑफ डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, जो कंट्रोल्स हम बात कर रहे हैं डेटा सेंटर के ऊपर लगाने हैं और नेटवर्क ऑपरेशन के ऊपर लगाने हैं। शुभम सर ने पहले सिखाया है कि ये दोनों भी एप्लीकेशन से जुड़े हुए नहीं है, ये जनरल होते हैं। इसी के लिए जनरल आईटी कंट्रोल्स का पहला जो एग्जांपल है, मान लो, या पार्ट है, वो यही है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल्स है ओवर डेटा ऑपरेशंस, ओवर डेटा प्रोसेसिंग एंड नेटवर्क ऑपरेशन, इसका ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव समझना जरूरी है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है भूमि? इज टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम्स। सर प्रोडक्शन सिस्टम मतलब जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, काइंड एप्लीकेशंस क्या है? बिजनेस प्रोसेस लेवल पे है। यही बात करी थी एप्लीकेशन कंट्रोल में। एप्लीकेशन कंट्रोल्स आर कंट्रोल्स व्हिच आर अप्लाइड ऑन बिजनेस प्रोसेस लेवल, ठीक है ना, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क इन आवर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद में इट एंश्योर्स इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशंस ऑन द एप्लीकेशंस। ये मन से लिख सकते हैं अपन अंडरलाइन करके, ठीक है। यही पॉइंट है, कहा है वो? हाँ। और इट कैन बी मैनुअल एंड ऑटोमेटेड, वो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल, ये आईटी सिस्टम्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं और ये हेल्प करते हैं इंश्योर करने में कि जो डेटा है सिस्टम्स का वो इंटीग्रिटी है उसकी और कंप्लीटनेस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्यूरेसी है।
करेक्ट है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल में हमने क्या पॉइंट पढ़े थे, मैनुअल ऑटोमेटेड, उसके बाद में एम्बेडेड, और उसके बाद में बिजनेस प्रोसेस लेवल, और एंश्योर्स कंप्लीटनेस एक्यूरेसी। चार पॉइंट इसमें पढ़ लिए थे अपन, बिजनेस प्रोसेस लेवल, ठीक है, मैनुअल ऑटोमेटेड दोनों, उसके बाद में एम्बेडेड इन द आईटी सिस्टम्स, और उसके बाद में कंप्लीटनेस एक्यूरेसी वगैरह। तो अब हम जब जनरल आईटी कंट्रोल्स में उसका जो पहला पढ़ रहे हैं दैट इज डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो ये प्रोडक्शन सिस्टम है जो मैं तुमको रिवाइज करा के आया अभी, एप्लीकेशन कंट्रोल्स मतलब एप्लीकेशन सिस्टम्स जो बिजनेस प्रोसेस लेवल पे काम कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द डेटा। आईटी जनरल कंट्रोल्स डेटा प्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं, उनका काम है ओवरऑल कंट्रोलमेंट। लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं वो डेटा प्रोड्यूस करते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल डेटा को सेफगार्ड रखते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि जो ये प्रोडक्शन सिस्टम्स है, हमारा कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर और नेटवर्किंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये प्रोसेस्ड ऐसे हुए हैं कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक भी मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, सब ऐसे इसके बराबर होना चाहिए, बराबर है। तो मेरा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव है एफआरओ, एफआरओ को प्रोडक्शन सिस्टम मीट कर रहे हैं नहीं मीट कर रहे हैं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन के कंट्रोल्स के लिए, कि मेरे कंट्रोल्स इतने टाइट होने चाहिए कि डेटा का कोई लीक नहीं होना चाहिए, नेटवर्किंग में कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए, और अल्टीमेटली ओवरऑल इसके कारण मैं ये एंश्योर कर रहा हूं कि मेरे जो प्रोडक्शन सिस्टम्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, दे आर मीटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर। अब इसमें हर एक चार तरह के जनरल आईटी कंट्रोल्स है। आई कैन से यू दिस इज अ टाइप ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स। देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर इंक्लूड्स कंट्रोल्स, मतलब नीचे के चार जो है इन्होंने आपको एक एग्जांपल दिए कि जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या होते हैं। तो इसमें ना वो हर इसमें आपको एग्जांपल देगा ताकि आपको समझ में आए। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखो दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज, अभी नॉर्मली कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन में क्या आता है, तो दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एंड स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ बैकअप्स। वही बोला मैंने, डेटा सेंटर क्या करता है, वही करता है, डेटा को स्टोर करता है, कभी जरूरत पड़ी तो आप बैकअप ले सकते हो, रिटेंशन ऑफ बैकअप है ना, रिट्राइवल ऑफ बैकअप, बैकअप को संभाल के रखना, आई क्लाउड, कभी जरूरत पड़ी इसको रिट्राइव करना, जनरल आईटी कंट्रोल्स काइंड ऑफ, आई क्लाउड दिस जनरल आईटी कंट्रोल्स, गूगल ड्राइव जनरल आईटी कंट्रोल्स, ठीक है। दिस इंक्लूड्स ओवरऑल मैनेजमेंट, तो कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर ऑपरेशंस एंड नेटवर्क ऑपरेशंस मतलब क्या, उसमें क्या क्या आता है, ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज। कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज मतलब जितना भी अपना आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज है उनका ओवरऑल मैनेजमेंट करना, मॉनिटर करना, स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ बैकअप्स। समझ में आया, ठीक है। कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं है। कंट्रोल ओवर डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन पहला लिखने का जनरल आईटी कंट्रोल्स में, क्योंकि वो तो मेन है डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन, और बोलने का कि इसका ऑब्जेक्टिव इज दैट द प्रोडक्शन सिस्टम आर मीटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। बोलो लाइन जोड़ की बोलो ना, द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम्स आर मीटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। 1 2 3 स्टार्ट। चार बार बोलो। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज, देखो लॉजिकली जनरल आईटी कंट्रोल्स में वो क्या करता है, वो मॉनिटरिंग करता है, जहां डेटा सेंटर आ गया वहां बैकअप भी आएगा, रिटेंशन ऑफ बैकअप, स्टोरेज ऑफ डेटा, दैट्स इट, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज मॉनिटरिंग ऑफ
कंप्यूटर ऑपरेशन सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टोरेज ऑफ डेटा। क्लियर है? एज इट इज लिख दोगे, हाई चांसेस आपको ये आने की। हाँ, प्रोग्राम चेंजेस, ठीक है, ये मेरा दूसरा जनरल कंट्रोल है, दूसरा जनरल। अब क्या है, देखो बेटा, हर एक कंपनी में वेरियस प्रोग्राम्स चलते रहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। अभी मान लो प्रोग्राम चेंज, दैट मीन्स पासवर्ड चेंज, दैट मीन्स पासवर्ड चेंज। अभी आपके जीमेल का पासवर्ड कोई चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। कोई भी आके आपका जीमेल का पासवर्ड चेंज कर रहा है, वो सही बात है क्या? ठीक है, कोई ऑथोराइज्ड पर्सन होना चाहिए, वही व्यक्ति पासवर्ड चेंज कर सकता है, ठीक है। तो वो प्रोग्राम चेंज मतलब वही बोल रहा है कि जनरल आईटी कंट्रोल्स में, जनरल आईटी कंट्रोल्स का ये काम है, इट इज अ टाइप ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स की एनी प्रोग्राम इन द कंपनी इफ एनी चेंजेस, एकदम ध्यान से मेरी क्लास में बैठना भाई, इफ एनी चेंजेस इज हैपनिंग टू अ प्रोग्राम, आपकी लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है, दिस इज एन एप्लीकेशन, दिस इज अ प्रोग्राम, इट्स ऑटोमेटेड थिंग। जो चीज मैनुअल नहीं है वो आईटी है भाई। लिफ्ट मैनुअली खींचता है कोई, है ना, ठीक है, तो वो प्रोग्राम है। अब अगर वो प्रोग्राम में कोई चेंज कर देता है कि ये लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पर नहीं रुकनी चाहिए, या किसी ने मस्ती कर दी, लिफ्ट की स्पीड बढ़ा दी, कमाल है। देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ, हर चीज में वो बोलेगा ऑब्जेक्टिव क्या है और फिर उसके एग्जाम्पल दे, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, पहली लाइन तो यही स्टार्ट करने का। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स ओवर डेटा ऑपरेशंस एंड नेटवर्किंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम चेंज कंट्रोल इज टू एंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम, जो सिस्टम का मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब जो सिस्टम में चेंज हुआ है, दैट कंटिन्यू टू मीट एफआरओ। प्यारा पॉइंट है ना, ऐसा तो नहीं। अब देखो लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सब लोग सेफली उतरे, सेफली चढ़े, सेफली अपनी रिस्पेक्टिव फ्लोर से पहुंच जाए। अब उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, मान लो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी। सर क्यों बढ़ा? अरे भाई 20 माले की बिल्डिंग है, आदमी सवेरे बैठ रहा, शाम को उतर रहा, ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ा दी। अब ये हो गया मॉडिफाइड सिस्टम। जब भी आप कोई चेंज करोगे उसको बोलेंगे मॉडिफाइड सिस्टम, फिर कोई चेंज करोगे फिर बोलोगे मॉडिफाइड सिस्टम। ओरिजिनल सिस्टम मतलब कोरा, जैसा बना था वैसा, मॉडिफिकेशन होते गए, मॉडिफिकेशन होते गए, मॉडिफिकेशन हो गए। आपका मोबाइल क्या है? मॉडिफाइड मोबाइल है ना। जब फैक्ट्री रीसेट करना, प्यारा लगेगा एकदम, कचरा नहीं इसमें कुछ भी, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? अभी मॉडिफाइड सिस्टम हो गई, लिफ्ट स्पीड बढ़ा दी। अब मान लो स्पीड बढ़ाने के बाद में क्या हो रहा है, वो एक आधे फ्लोर स्किप कर दी, क्योंकि स्पीड इतनी हो गई वो रुक ही नहीं पा रही है, ठीक है। इज दैट लिफ्ट मीटिंग द ऑब्जेक्टिव? नो। सो हमको ये एंश्योर करना है कि अगर कोई सिस्टम को मॉडिफिकेशन हुआ तो दैट मॉडिफाइड सिस्टम इज स्टिल मीटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तालियां हो जाए जोरदार, समझा गया? ये ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, समझा गया? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ, द ऑब्जेक्ट देखो भाई, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स ओवर डेटा ऑपरेशंस, कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर एंड इन नेटवर्किंग, ठीक है। वो क्या है? इज टू एंश्योर दैट, द ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर दैट द प्रोडक्शन सिस्टम्स आर मीटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। द एग्जांपल इज मॉनिटरिंग एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, बैकअप एंड मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन सिस्टम्स, जो भी है, कुछ भी बोल सकते, सब एक ही हो। क्लियर है? फिर आता है कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंज। उसमें बोलूंगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंज इज टू एंश्योर दैट द मॉडिफाइड सिस्टम इज स्टिल मीटिंग एफआरओ। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी जैसे कि चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सिर्फ नमित लड़ानी ही लिफ्ट को चेंज कर सकता है। अगर प्रीत ने लिफ्ट को हाथ भी लगाई तो 4 महीना लिफ्ट के अंदर ही बैठेगा। प्रोग्राम चेंज किसी व्यक्ति को असाइन कर रखा है। प्रोग्राम चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, चेंज मैनेजमेंट का एक प्रोसेस होता है कंपनी में। ऐसा हर कोई उठ के आके बोलता है मैं चेंज होगा, नहीं चलता। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। रिकॉर्डिंग किसने किया? नमित ने किया। कब किया? 4 बजे किया। कितनी तारीख को? 26 जून को, ठीक है। मैनेजिंग
कैसे आ रहा है, कौन कर रहा है, चेक किया नहीं किया, फिर उसके बाद में 2 दिन आके देखा क्या चल रही के बराबर, प्रॉपरली मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट। जो भी चेंज को लेके रिक्वेस्ट आ रही है उनको ट्रैक करना कि भाई 26 को नमित ने किया था, फिर उसके 1 महीना पहले भी रिक्वेस्ट आई थी, फिर नमित ने करके गया, उसके 5 दिन बाद फिर रिक्वेस्ट आई। तो चेंज रिक्वेस्ट कब कब आ रही है, उनका स्टेटस क्या है, चेंज हुआ नहीं हुआ, टाइमली नहीं हुआ तो प्रोग्राम मालफंक्शन कर देगा, जितना बोला था उतना ही चेंज किया क्या, ये सब है प्रोग्राम चेंज। तो एक्टिविटीज जो प्रोग्राम चेंज में है वो क्या है, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, उसको मैनेज करना, ट्रैक करना चेंज रिक्वेस्ट। प्यारे पॉइंट, दो दो सिंपल से पॉइंट है, क्या पता लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगते हैं। ठीक है, एक्सेस सिक्योरिटी तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, ये तो बहुत ही प्यारा पॉइंट है। पहला पॉइंट हो गया डेटा सेंटर और ऑपरेशन, क्योंकि अगर एप्लीकेशन को डेटा ही नहीं जाएगा तो काम कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा हो गया प्रोग्राम चेंज, अगर प्रोग्राम चेंज को लेके कोई पॉलिसी नहीं हो तो दे देना, कोई जो एम्प्लॉय है वो एप्लीकेशन को चेंज कर रहा है, ऐसे चलेगा क्या, नहीं। अभी तीसरा एक्सेस सिक्योरिटी, अरे सर चेंज तो जाने दो, हर बंदी को प्रोग्राम का एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल्स इज the objective of controls over access security is to ensure that access to programs and data, access to program and data, समझा, मेरे मोबाइल का फोटोज का सेक्शन का एक्सेस मेरे को होना चाहिए, इसके लिए मैंने पासवर्ड लगाया, ठीक है ना, इसके लिए मैंने पासवर्ड लगाया। तो अभी एक्सेस टू प्रोग्राम एंड डेटा मतलब आपके फोन में पासवर्ड है, ये मेरा फेस आईडी है, ये फेस आईडी से खुलेगा तभी तो आप मेरे प्रोग्राम्स को देख पाओगे ना, तभी तो ये एप्लीकेशंस को आप देख पाओगे ना, ये बंद रहेगा आप मेरे एप्लीकेशन को देख पा रहे हो क्या, समझा। इसको मैं जब खोलूंगा, अब ये एक्सेस सिक्योरिटी होगी, अभी जो एक्सेस सिक्योरिटी है ये सिर्फ एक ही पर्सन को है। नाउ जब ये एक्सेस सिक्योरिटी को आपने पास कर दिया तभी आप मेरे एप्लीकेशन को देख पा रहे हो, तो एक्सेस टू प्रोग्राम्स और उसके अंदर का डेटा, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड, पहले तो वो ऑथेंटिकेटेड है, मतलब फेस आईडी ऑथेंटिकेट हो रही है मेरी। अगर मैं मान लो मुंह पे कपड़ा बांध लूं, ठीक है, और फिर फेस आईडी करूं तो लेगा क्या, नहीं लेगा, क्योंकि मेरा फेस वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहा है। मैं कपड़े के अंदर से बोल रहा हूं अरे मैं हूं, नहीं, पहले निकालना पड़ेगा फिर दिखाना पड़ेगा, करेक्ट है। तो एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड। अब सर ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड एक ही बात है, लगभग लगभग, ठीक है, दोनों में फर्क है 19-20 का, लेकिन जाने दो, ठीक है। ऑथेंटिकेट मतलब पासवर्ड डालना, ऑथराइज्ड मतलब आप ही को हक है वो पासवर्ड डालने, ठीक है ना। लाइक मेरा पासवर्ड है और प्रेम को पता है, प्रेम लेके मेरा पासवर्ड डाल रहा है, तो वो ऑथेंटिकेट तो कर रहा है बट वो ऑथराइज नहीं है, ठीक है। इज टू एंश्योर दैट एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड टू मीट FRO। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अब एक्सेस सिक्योरिटी नाम ही है तो नाम से समझ जाना, इज टू एंश्योर दैट द एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा, यहां पे वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम और डेटा, ये याद आ गया ना तो लाइन अपने आप बन जाएगी, प्रोग्राम और डेटा, इसका जो एक्सेस है ये ऑथेंटिकेटेड है और ऑथराइज्ड है, तो ऑथेंटिकेटेड और ऑथराइज्ड, प्रोग्राम डेटा ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड, बोलो प्रोग्राम डेटा ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड, प्रोग्राम डेटा ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड, प्रोग्राम डेटा ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड, प्रोग्राम डेटा ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड, टू मीट FRO तो सब में ही है। अब इसमें देख रहे इसके एग्जांपल्स क्या है, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, है ना, सिक्योरिटी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, पूरा सिक्योरिटी का मैनेजमेंट कैसे होगा, सिक्योरिटी को लेके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है। तो चारों पॉइंट सेम है, सिक्योरिटी को लेके ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, पॉलिसी, प्रोसीजर, ये सब एग्जांपल्स है एक्सेस सिक्योरिटी के, ठीक है। और डेटा सिक्योरिटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है आपके फोन में उसकी सिक्योरिटी, मतलब एंटीवायरस जनरल जो फोन में लगा होता है, ठीक है, और डेटा सिक्योरिटी, क्लियर है। 2-3 एग्जांपल लेके तो भी चलता, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। एक्सेस टू एग्जांपल क्या है उसके, सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, पॉलिसीज, प्रोसीजर,
और ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी। क्लियर है? ऑब्वियसली एप्लीकेशन लेवल पे जो है वो एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स है, ये जनरल आईटी कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, तो ये जनरल है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा जनरल होता है। अभी मेरे कंप्यूटर में विंडोज लगा है, तो विंडोज क्या है? ओएस है। ये आईफोन में आईओएस है, एंड्रॉइड में एंड्रॉइड का वर्जन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो वर्जन की सिक्योरिटी, दैट मींस एंटीवायरस। एंटीवायरस किसी एप्लीकेशन पे नहीं लगता, एंटीवायरस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगता है। आपको पता होना चाहिए चीज, आपके कंप्यूटर में जब आप एंटीवायरस लगाते हो क्यूक्यूल वगैरह ना, वो ओएस पे लगता है। दैट इज एग्जांपल ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स, एक्सेस सिक्योरिटी, ठीक है। एक्सेस सिक्योरिटी, सर उसका एक्सेस सिक्योरिटी से क्या, वो तो एंटीवायरस है। अरे भैया, बाहर का व्यक्ति हैक कर रहा है तेरे उसको, तो वो अनऑथोराइज एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उससे बचाना है। समझ रहे हैं पक्का ना? ठीक है। तो कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर और नेटवर्किंग, कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर और नेटवर्किंग, कंट्रोल्स ओवर प्रोग्राम चेंज और कंट्रोल्स ओवर, ठीक है, कंट्रोल्स ओवर एक्सेस सिक्योरिटी। एक्सेस सिक्योरिटीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? प्रोग्राम एंड डेटा का ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, प्रोग्राम एंड डेटा का ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, प्रोग्राम एंड डेटा का ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। Objective is to ensure that program and data is properly authenticated and authorized. Access to program and data. Am I clear? उसके बाद में आखिरी है एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। बहुत ही प्यारा है। अभी आप अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज करते हो, अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तो जनरल आईटी कंट्रोल्स का चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये ऐप डाउनलोड कहां से हो रहा है। ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से हो रहा है तो ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सोर्स से डाउनलोड कर रहे हो, आपने देखा हो कभी कभी आपके फोन में ना वार्निंग देता है, यू आर नॉट डाउनलोडिंग इट फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, दिस इज जनरल आईटी कंट्रोल्स, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंट्रोल इज एंश्योर दैट सिस्टम्स आर डेवलप्ड, कॉन्फ़िगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू मीट एफआरओ। जो सिस्टम्स है आपके कंप्यूटर में, जो भी सिस्टम्स है, चाहे वो बिजनेस प्रोसेस लेवल पे हो, चाहे वो ओवरऑल लेवल पे हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी सिस्टम्स है, वो सही वो डेवलप कैसे हो रहे हैं, मतलब वो इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं कि वो एफआरओ को मीट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से डेवलप हो रहे हैं कि एफआरओ को मीट कर रहे हैं, इस तरीके से कॉन्फ़िगर हो रहे हैं कि एफआरओ को मीट कर रहे हैं, इस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि एफआरओ को मीट। देखो, डेवलप मतलब बन गया लेकिन लगाया नहीं, कॉन्फ़िगर मतलब हम उसको हमारे हिसाब से पूरा कोडिंग वोडिंग करके हमारे हिसाब से कॉन्फ़िगर कर दें लेकिन लगाया नहीं, और तीसरा इंप्लीमेंट मतलब लगा दिया। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये एंश्योर करने के लिए कि जो सिस्टम्स है वो डेवलप्ड, कॉन्फ़िगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड है टू मीट एफआरओ। इट इंक्लूड्स ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो भी हर एक आईटी कंपनीज में जाओगे ना, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर रोज डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जो जनरल आईटी कंट्रोल्स किसी भी कंपनी में लगा है, उसका ये काम है, उसका एग्जांपल ये है कि उस कंपनी में जो भी प्रोग्राम बन रहे हैं, जो भी सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, वो बराबर डेवलप हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर उसका इजाद होते समय ही कुछ दिक्कत है तो आगे क्या होगा। तो इट इंक्लूड्स ओवरऑल मैनेजमेंट, इसमें क्या इंक्लूड होता है? ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज का ओवरऑल मैनेजमेंट करना, ठीक है, कि कोई गड़बड़ ना हो। प्रोजेक्ट इनिशिएशन कैसे होगा, है ना, प्रोजेक्ट हम लोग किसको दे रहे, इन्फोसिस को दे रहे, विप्रो को दे रहे, किसको बोल रहे कि मेरे लिए प्रोग्राम डेवलप कर। एनालिसिस एंड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब इसका पार्ट है। 4-5 एग्जांपल लिख देना जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये क्या पढ़ा हमने, चौथा हेडिंग क्या है? हाँ, एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस। उसमें हमने क्या बोला, इसका ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर दैट द सिस्टम्स आर डेवलप्ड, कॉन्फ़िगर्ड एंड इंप्लीमेंटेड टू मीट एफआरओ, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स क्या है? टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ इसमें, एंड देन इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट, दैट्स इट। 3-4 लिख देने का। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो चारों पॉइंट सेम है, चारों पॉइंट में एफआरओ को मीट करना है, चारों पॉइंट का ऑब्जेक्टिव है और एग्जांपल्स है। पहला था डेटा सेंटर एंड नेटवर्किंग, दूसरा था
प्रोग्राम चेंज, तीसरा था एक्सेस सिक्योरिटी, चौथा था एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड एक्विजिशन, खरीद रहे हो मान, ठीक है, ओके, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स, फटाफट इसको रिवाइज कर लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बहुत टाइम लेके करवाया भाई 4 पॉइंट। पहले दो तो जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन सिस्टम और मॉडिफाइड सिस्टम, सीधे दो याद रखना, प्रोडक्शन सिस्टम और मॉडिफाइड सिस्टम। तीसरे में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन काय का, प्रोग्राम और डेटा का। और चौथे में सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, सिस्टम्स आर डेवलप्ड कॉन्फ़िगर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, दैट इज इट। फिर एग्जांपल्स, रिकॉर्ड करना, चेंज मैनेजमेंट, ट्रैकिंग, ऑपरेट कंप्यूटर ऑपरेशन एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग, स्टोरेज, रिटेंशन ऑफ बैकअप्स। हो गया क्या? इसका ना चीट कोड लिख दो, एप्लीकेशन पैड। देखो एप्लीकेशन सिस्टम थोड़ा याद रखना टफ रहता है, इसलिए मैंने एप्लीकेशन को अलग से वर्ड लिखा है ताकि थोड़ा याद आ जाए, या फिर आप एप्लीकेशन सिस्टम पैड लिखोगे तो भी चलेगा, एप्लीकेशन सिस्टम पैड। और फिर पी से प्रोग्राम चेंज, ए से एक्सेस सिक्योरिटी और डी से डेटा सेंटर और नेटवर्किंग। हेडर्स याद आ गए ना, सब याद आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसका क्वेश्चन बनाना है, बना दूं क्या? लिख दो, बना दूं? हाँ, बना लेंगे कि तुम लोग? आते के बनाते? किसको प्रॉब्लम जा रहा क्वेश्चन बनाने में? तुम बना रहे क्वेश्चन? हाँ, आप इनसे ना बुक लेके टैली कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस की क्या क्वेश्चन आएगा बताओ जरा, इस पे जनरल आईटी कंट्रोल्स में किस तरीके से फ्रेम होगा क्वेश्चन, जल्दी से। ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कैसे आ सकता है अब सब सुनो, मैं कैसे सोच रहा हूँ। जनरल आईटी कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशन, ठीक है, एंड सपोर्ट इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स की इफेक्टिव फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा, डेटा की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। ये 4 पॉइंट अपन ने पढ़े थे, क्या क्या 4 पॉइंट थे? पहला, these are the policies and procedures relating to many applications and वो हाँ सपोर्ट करते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल की इफेक्टिव फंक्शनिंग को, और उसके बाद में ऑथेंटिसिटी वगैरह मेंटेन रहे, एप्लीकेशंस की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, इंफॉर्मेशन मेंटेन रहे, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफ डेटा मेंटेन रहे, जनरल आईटी कंट्रोल्स वो इंश्योर करते हैं, ठीक है। ये लिख दिया। फिर स्टेट व्हाट डज जनरल आईटी कंट्रोल इंक्लूड्स, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन ही फ्रेम हो सकता है इसमें, और अगर समझो स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, जैसा प्रेम बोल रहा है, तो 3-4 लाइन का फालतू केस होगा,
और आखिर में वो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इजी टू डिटरमाइन क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट इज नॉट टफ। टफ कौन, अगर किसी का कम जीआर कम रिवाइज्ड है तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला जो क्वेश्चन में आया है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिजनेस प्रोसेसेस, वो आप गैस नहीं कर पाओगे। इसलिए बोला था मैंने कि 3 पॉइंट तो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेके हैं, 1 पॉइंट आईएएस को लेके, 1 पॉइंट इसको, एक लास्ट पॉइंट जनरल है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में टेस्टिंग के मेथड्स क्या रहेंगे, ठीक है। देखो मैं ना, देखो 1 घंटे में अपन ने सिर्फ वो 4 पॉइंट लर्न किए, है ना। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि आप मेरा पीछे की इंटेंशन समझो कि मैं कितना डेडली चाहता हूँ कि आप उसको लर्न करो, आप उसमें एफर्ट डालो। मैं कितने बार आपको यहाँ पे लर्न कराने का कोशिश कर रहा हूँ। अब आप घर पे ये कुछ भी नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड, अपना जनरल आईटी कंट्रोल्स का चीट कोड क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम पैड, एप्लीकेशन सिस्टम का एक्विजिशन, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, पी फॉर प्रोग्राम चेंज, ए फॉर एक्सेस सिक्योरिटी और डी फॉर डेटा सेंटर नेटवर्किंग। टेस्टिंग मेथड्स क्या रहेगी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, देखो इंक्वायरी इज द मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेस्ट। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में इंक्वायरी सबसे ज्यादा एफिशिएंट टेस्टिंग मेथड है कि इंक्वायर करना, क्योंकि बाकी तुम ज्यादा कर भी नहीं पाओगे। तो बट इट ऑल्सो गिव्स द लीस्ट ऑडिट एविडेंस। सबसे एफिशिएंट वही है, क्योंकि एफिशिएंट का मतलब क्या है, जो चीज जल्दी हो और सही हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इससे ऑडिट एविडेंस बहुत कम मिलेंगे। Hence, inquiry should always be used in combination with any one of the other audit testing methods. तो बोले इंक्वायरी को अकेले यूज मत करो, उसके साथ में किसी को यूज करो, उसके साथ में किसी को यूज करो। कोई डाउट, समझा? तो इंक्वायरी को अकेले यूज मत करो। तो इंक्वायरी बोल रहा है इज द मोस्ट एफिशिएंट वे बट इट गिव्स लीस्ट एविडेंस, हेंस इट शुड नॉट बी यूज्ड in isolation, it should be used in combination with others. Inquiry alone is not sufficient मेरे भैया, इंक्वायरी अकेले काफी नहीं है। री-परफॉर्मेंस is the most effective as an audit test and gives the best audit evidence. री-परफॉर्मेंस ऑडिटर खुद बोल रहा है, ठीक है प्रोग्राम चेंज है क्या, ला मैं पासवर्ड डाल के देखता, 00000 खुल गया। हाँ क्या बीआरएस, हाँ बीआरएस का एग्जांपल था कि मैं, लेकिन अभी अपन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, ठीक है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में एग्जांपल क्या रहेगा री परफॉर्मेंस का, ठीक है आपकी सिक्योरिटी है क्या सर, पासवर्ड, हाँ ठीक है लाओ मोबाइल दो, 0000 खुल गया। ये क्या पासवर्ड है, इसको बोलते हैं री परफॉर्मेंस। ऑडिटर खुद परफॉर्म करके देख रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, खुद कंट्रोल की टेस्टिंग कर रहा है, इंक्वायर नहीं कर रहा। अच्छा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है ना, हाँ सर स्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हैं इंक्वायरी। अब ये बहुत एफिशिएंट है, इंस्टेंटली आपको मिल गया आंसर, ठीक है, लेकिन इट गिव्स लीस्ट एविडेंस, वो झूठ बोल रहा है तो अब इसके साथ में री परफॉर्मेंस कर लो, अच्छा ला मोबाइल दे फिर, अब हो गया इंक्वायरी विथ री परफॉर्मेंस, ठीक है। री परफॉर्मेंस इज मोस्ट इफेक्टिव एज एन ऑडिट टेस्ट, इट गिव्स द बेस्ट एविडेंस। हाउएवर टेस्टिंग बाय री परफॉर्मेंस कुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अरे कितने लोग ये करोगे, बैठ के तुम वही काम करोगे क्या, फोन ले लेके पासवर्ड डाल रहे हो। तो बोल रहा है इंक्वायरी एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि फास्ट हो जाती है, लेकिन री परफॉर्मेंस इफेक्टिव है बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड लीस्ट एफिशिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम। जनरली अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन गिव्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। बोल रहा है इंक्वायरी को आप इंस्पेक्शन से जोड़ दोगे ना तो ये आपको बेस्ट ऑडिट एविडेंस देगा, एफिशिएंट भी रहेगा, इफेक्टिव भी रहेगा, मतलब जल्दी भी होगा। सर री परफॉर्मेंस और इंस्पेक्शन में क्या फर्क है, री परफॉर्मेंस मतलब आप खुद पूरे कंट्रोल को वापस परफॉर्म करके देखो, इंस्पेक्शन करने का मतलब पासवर्ड आपने चेक कर लिया, परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ चेक कर लिया क्या पासवर्ड है। परफॉर्म करना मतलब डाल के देखना, कभी कभी क्या है आप कोई भी पासवर्ड डाल रहे हो वो खुल रहा है, ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब सर पासवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, बता दे एक बार, दिखा दे, उसने पासवर्ड दिखा दे, सर ये मेरा पासवर्ड है, हाँ स्ट्रॉन्ग है स्ट्रॉन्ग। इंस्पेक्शन और री परफॉर्मेंस में ये फर्क है। तो वो बोल रहे इंस्पेक्शन में ना री परफॉर्मेंस से कम टाइम लगेगा, और इंक्वायरी के साथ में अगर आप इंस्पेक्शन कर लेते हो तो बेस्ट है।
इफेक्टिव भी हो जाएगा, एफिशिएंट भी हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर व्हिच ऑडिट टेस्ट टू यूज व्हेन एंड इन व्हाट कॉम्बिनेशन इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। कौन सा यूज करना है, कब यूज करना है, ये प्रोफेशनल जजमेंट के हाथ में है, ठीक है। When testing in an automated environment, some of the more common methods are as follows. आप जब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में टेस्टिंग कर रहे हो तो कुछ कॉमन मेथड्स नीचे और दिए हैं। यहां तक समझ में आया क्या? टेस्टिंग मेथड्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। क्वेश्चन लिखो एक बार, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा शायद। स्पेस का अभी अंदाजा आ गया तुमको स्पेस का? हाँ, नहीं आया होगा तो 2-4 पे छोड़ दो। Write short note on testing methods in an automated environment. हाँ, ठीक है ना। और फिर एक लिखो, टेस्टिंग मेथड्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे शॉर्ट नोट चाहिए। दूसरा लिखो, वाइल टेस्टिंग, लिख रहे क्या? वाइल टेस्टिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, which audit test to use, when to use, in what combination, is a matter of professional judgment. Full stop. Please explain. ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो वो बोलता है कि कुछ दूसरे कॉमन मेथड्स है, ठीक है। जैसे कि क्या? पहला, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड बाय डूइंग अ वॉक थ्रू ऑफ वन एंड टू एंड ट्रांजैक्शन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। बोला दूसरे कॉमन मेथड्स जो यूज होते हैं। ऊपर तो मैंने बता दिया कि इंक्वायरी बेस्ट है, लेकिन इंक्वायरी से लीस्ट एविडेंस मिलता है, तो इंक्वायरी को री परफॉर्मेंस के साथ में कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए। री परफॉर्मेंस से बेस्ट ऑडिट एविडेंस मिलता है, ठीक है, बट री परफॉर्मेंस में काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। इट इज यूजली टाइम कंज्यूमिंग, हेंस इंक्वायरी शुड बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद इंस्पेक्शन। इट गिव्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आउटपुट इन रिस्पेक्ट टू ऑडिट एविडेंस। फिर हम बोलेंगे कि देयर आर अदर कॉमन मेथड्स कैन बी यूज्ड इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट व्हाइल टेस्टिंग। उसमें पहला है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू मतलब काइंड ऑफ री परफॉर्मेंस, काइंड ऑफ री परफॉर्मेंस। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई आप कैसे टेस्ट करो, आप ऑटोमेटेड प्रोसेस की पूरी अंडरस्टैंडिंग लो। अच्छा क्या होता है सर, ये माल यहाँ पे चढ़ता है, फिर ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जाता है यहाँ पे, फिर मशीन उसको ऑटोमेट पूरा वो करती है, ठीक है। फिर यहाँ से डायरेक्टली वो अपने सैक के अंदर भरता है, डायरेक्टली टाइटन होता है, ठीक है सर। वो कन्वेयर बेल्ट के तो डायरेक्टली ट्रक में लोड होता है। ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो इसका पूरा वॉक थ्रू ले लो। ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन, यूपीआई, मैंने आपको यूपीआई स्कैनर कर दिया। अगर आप किसी यूपीआई कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो तो आप पूरा एक वॉक थ्रू ले लो ऑटोमेटेड प्रोसेस का। स्कैन करता है तो पहला पैसा कहाँ जाता है, वो डायरेक्टली कैसे रिफ्लेक्ट होता है, उसका सेटलमेंट कब होता है, बीच में कोई ट्रांजेक्शन अटक गया तो क्या होता है। तो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग of how an automated transaction
is processed. एक automated transaction, UPI is the best example of automated transaction. एक automated transaction कैसे प्रोसेस होता है उसका अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर लो, ठीक है। बाय डूइंग कैसे प्राप्त करोगे? बाय डूइंग अ वॉक थ्रू ऑफ वन ट्रांजेक्शन, किसी भी एक ट्रांजेक्शन को पकड़ो, मान लो मैंने नमित को 100 रुपए ट्रांसफर किया यूपीआई से, अब ये ट्रांजेक्शन को पकड़ लो, अब इसकी जर्नी देखो, राइट फ्रॉम स्कैनिंग टू रिफ्लेक्टिंग इन नमित अकाउंट, only one transaction, you will get understanding of the complete automated process, ठीक है। यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी, अब इंक्वायरी कैसे करेंगे? मान लो प्रेम है जो वो वहां पे यूपीआई में एम्प्लॉय है जिसका मेन काम है ये, तो प्रेम मुझे समझा रहा है, सर ये देखो आपने स्कैन किया ना, अभी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, अच्छा ये यहाँ क्यों जाएगा? सर ये यहाँ इसलिए जाएगा ना क्योंकि ये सेटलमेंट के लिए पेंडिंग होता है, तो मैं उससे इंक्वायरी के जरिए मैं वो पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा हूँ उस एक ट्रांजेक्शन की, जिसका मैं पूरा वॉक थ्रू कर रहा हूं फ्रॉम वन एंड टू द लास्ट एंड। इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन, देख रहा हूं, अच्छा ये सेटलमेंट क्लियर होने में 10 सेकंड बता रहा है, ठीक है, लेकिन नमित के अकाउंट में पैसा चला गया, बैक एंड पे सेटलमेंट चालू, ठीक है। और इंस्पेक्शन, ला ला मेरे को दे, ये यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होती है ना, ला मेरे को आईडी दे, फिर अब वो आईडी में डाल के एंटर दबा रहा हूं, अब मेरे को उसकी समरी मिल रही है, ठीक है, इतने तारीख को इतने बजे इतने सेकंड पे शुभम के अकाउंट से नमित के अकाउंट में पैसा गया, ठीक है, तो इंस्पेक्शन, समझा गया। तो ये और कोई मेथड है अपार्ट फ्रॉम इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस, ठीक है। दूसरे मेथड्स क्या है टेस्टिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के? तो वो ये है कि मैं एक ट्रांजेक्शन का पूरे ऑटोमेटेड प्रोसेस का मेरे को अंडरस्टैंडिंग लेना है, कैसे लूंगा? बाय परफॉर्मिंग अ वॉक थ्रू ऑफ वन ट्रांजेक्शन एंड टू एंड यूजिंग इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। क्या बात है, ऑब्जर्व करो हाउ यूजर प्रोसेस ट्रांजेक्शन अंडर डिफरेंट सिनेरियोस, ये दूसरा मेथड है, ये मेथड खत्म हो गया वॉक थ्रू वाला। अब दूसरा क्या है? ऑब्जर्वेशन को लेके, ऑब्जर्व हाउ अ यूजर प्रोसेसेस ट्रांजेक्शंस अंडर डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट सिनेरियो में यूजर ट्रांजेक्शन को कैसे प्रोसेस करता है। डिफरेंट सिनेरियो मतलब, अरे मान लो भाई वो तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन है वो बीच में फेल हो गया, तब बैंक क्या करती है? उस ट्रांजेक्शन को डिमोलिश कैसे करती है, कैसे यूजर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि अलग अलग सिनेरियो में जो यूजर है वो ट्रांजेक्शन को कैसे प्रोसेस कर रहा है। इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड है, ठीक है, कि एप्लीकेशन ऐसा ऐसा करने वाला है, ये करने वाला है, ऐसा ऐसा करने वाला है, वो वैसा ही कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक बार इंस्पेक्शन कर लो, ठीक है। तो आप सिर्फ ये वॉक थ्रू, ऑब्जर्व और इंस्पेक्शन इतने ध्यान में रखना, थोड़ा बहुत वर्डिंग चेंज चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन इन एन एप्लीकेशन, ठीक है, ट्रेन, ठीक है। अभी टेस्टिंग मेथड्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। अभी आप लोगों का काम है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग ये पूरा जो पॉइंट है इसको SNW करो अभी के अभी।
हो गया क्या? चलो ठीक है। अब है ना, जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया था ना, वो क्वेश्चन पढ़ो पहले और समझो कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। जो मैंने लिखवाया था ना अभी टेस्टिंग वाला, ये अपना कितवा था, मेरे ख्याल से 5वां क्वेश्चन था ना ये, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। पहला फीचर्स, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा रिस्क, और चौथा इम्पैक्ट, और 5वां जनरल आईटी कंट्रोल्स, है ना। मतलब टाइप ऑफ कंट्रोल सारे आ गए उसमें, जनरल आईटी हो, एप्लीकेशन हो, या फिर आईटी डिपेंडेंट हो। कितना हो गया? वो 6वां हो गया ना, वो 5वां हो गया और ये 6वां है। ठीक है, कि टेस्टिंग मेथड्स मेरे क्या है। ये पढ़ा के क्वेश्चन समझ में आया क्वेश्चन? इसमें अपन पहले लिखेंगे इंक्वायरी के बारे में, फिर री परफॉर्मेंस के बारे में, उनकी कॉम्बिनेशन के बारे में, फिर इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बारे में, फिर वॉक थ्रू के बारे में, फिर ऑब्जर्व, और फिर इंस्पेक्शन। क्लियर है फ्लो? ठीक है। अब मेरा 7वां क्वेश्चन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी पॉइंट है। देखो, कोई भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, कोई भी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में सिर्फ ऑटोमेटिक कंट्रोल रहते क्या? क्यों? कैसे? क्या जरूरत है? क्या बात किया उसने? वो बोलता है ऑटोमेटेड कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए तो कोई कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस है जहां पे मैनुअल एलिमेंट ऑफ कंट्रोल, देखो मैनुअल कंट्रोल को बोलते हैं मैनुअल एलिमेंट, ऑटोमेटेड एलिमेंट को बोलते हैं जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है। अब जैसे मान लो रॉ मटेरियल जा रहा, कन्वेयर बेल्ट पे जा रहा, अपने आप प्रोडक्शन वाली मशीन में जा रहा, अपने आप उसका एफजी बन रहा, अपने आप वो कन्वेयर बेल्ट में एफजी बन के जा रहा। ठीक है। अपने आप वो पैकेजिंग के सेक्शन में जा रहा, अपने आप वो सैक के अंदर गिरते जा रहा। जैसी वो सैक भर गई या वो क्वांटिटी उसमें रीच हो गई, ऑटोमेटिक वो सैक वहां से हट जा रही, दूसरी सैक आ जा रही, वो सैक हट के जा रही पैकिंग के डिपार्टमेंट में, फाइनल पैकिंग में, जहां उसकी पूरी सील टाइट होती है। ठीक है। उसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग के सेक्शन में जा रही है ऑटोमेटिक, और डायरेक्टली वो ट्रक के अंदर फिलअप होते जा रही है, रेडी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये समझ रहा? ये प्रोसेस इमेजिन कर पा रहे हैं आप? ये है ऑटोमेटेड एलिमेंट ऑफ कंट्रोल्स, कि सब कुछ ऑटोमेटेड तरीके से हो रहा है। करेक्ट है? ठीक है। लेकिन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में मैनुअल एलिमेंट्स भी होते हैं। तो वो पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में कि बताइए मैनुअल एलिमेंट और ऑटोमेटेड एलिमेंट के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हमको जरा वो समझाइए। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। while auditors assessment while auditors assessment of risk in an entity relating to internal control, while assessment of auditors while auditors assessment of risk in an entity relating to internal control, मतलब ऑडिटर जब रिस्क का असेसमेंट कर रहा है इंटरनल कंट्रोल्स में, जब वो रिस्क का असेसमेंट कर रहा है तो लिख दिया स्टेट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of manual and automated elements of internal control है ना। मतलब ऑडिटर क्या कर रहा है? रिस्क को असेसमेंट कर रहा है इंटरनल कंट्रोल के। तो अब उसको ये समझना चाहिए कि इंटरनल कंट्रोल में जो कंट्रोल्स है वो ऑटोमेटेड भी होते हैं और मैनुअल भी होते हैं। अब वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है बंदूक लेके, वो मैनुअल कंट्रोल है। एंटीवायरस लगा है, वो ऑटोमेटेड कंट्रोल है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बहुत प्यारे कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल में बी मोर सुटेबल। बोलता है मैनुअल एलिमेंट ज्यादा सुटेबल कहां होगा? जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है, जहां पे कंप्यूटर जजमेंट ले पाएगा क्या? देखो एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, मान लो एक ऑटोमेटेड मशीन गन है। ठीक है। अब उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है? जैसी कोई फेंस क्रॉस करे शूट। ये हो गया ऑटोमेटेड कंट्रोल। अब एक व्यक्ति ने जैसी फेंस क्रॉस किया शूट। शूट मतलब वो बंदूक से वो बेहोश हो जाता है।
वो गोली से वो मरेगा नहीं। फिर उसको हम लोग बांध के कमरे में बांध के रख देंगे, जब उसको होश आएगा तब उसका इंटरोगेशन करेंगे, तू फेंस क्यों कूदा। फिर हमको लगा कि ये खराब व्यक्ति है, फिर हम उसको मार देंगे। ठीक है, ऐसा पिक्चर में होता है। ठीक है ना। तो वो मशीन गन, इमेजिन करो एक मशीन गन खड़ी है, ठीक है, उसके साथ में कोई व्यक्ति नहीं है ट्रिगर दबाने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और वो गन में बेहोश करने की बुलेट से, तो उसने मार दिया, ठीक है, चला गया। कोई डॉगी आ गया, कोई एनिमल आ गया, उसने मार दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं, चला गया। बहुत सेंसिटिव घर है जिसकी वो रखवाली कर रहे हैं। अब मान लो कोई छोटा सा बच्चा आ गया, 4-5 साल का बच्चा सामने आ गया, उसको तो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो तो चला देगा, ठीक है, बट यहां पे जजमेंट इन्वॉल्व था। जजमेंट क्या इन्वॉल्व था कि वो बच्ची है, गलती से अपने मम्मी का हाथ छोड़ के भाग के आ गई है, तो उसके जगह कोई व्यक्ति होता अगर, तो वो गोली नहीं चलाता, वो जाता उस बच्ची को कोई सेफ जगह में पहले छोड़ देता या उसके माँ बाप से मिला देता। क्लियर है। तो जिस पोजीशन पे जजमेंट या डिस्क्रिशन इन्वॉल्व है, वहां पे मैनुअल एलिमेंट ज्यादा बेटर है, मोर सुटेबल है, रादर देन ऑटोमेटेड कंट्रोल। जैसे कि अब उसमें कुछ सर्कमस्टेंसेस है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताओ जहां पे मैनुअल एलिमेंट्स विल बी मोर सुटेबल देन द ऑटोमेटेड एलिमेंट्स। जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया अभी, वो क्वेश्चन में तो आप ये दोनों लिखोगे, लेकिन अगर एग्जाम में उन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा लेकिन सिर्फ ये पूछा कि बताइए कौन से एग्जाम्पल है जहां पे मैनुअल एलिमेंट्स विल बी मोर सुटेबल, तो आपको सिर्फ इतने लिखना है। आप समझ रहे क्वेश्चन। देखो पहला क्या सर्कमस्टेंस है कि लार्ज और अनयूजुअल, क्या बोल रहे हैं, लार्ज और अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, मतलब वन टाइम हुआ ट्रांजेक्शन, कंपनी ने अमालगमेट किया, वन टाइम हुआ है, लार्ज है। अब वो जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है वो डे टू डे एक्टिविटी के लिए बना हुआ है, ऐसे अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए नहीं बना हुआ है, तो यहां मैनुअल एलिमेंट काम आएगा। सर्कमस्टेंसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां पे एरर डिफिकल्ट है डिफाइन करने के लिए। मैं बता ही नहीं सकता कि क्या एरर हो सकता है, जो एरर हो सकता है उसी के लिए अपन कंट्रोल लगाते हैं। मैं एरर को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि वो मशीन को मैं इंस्ट्रक्शन क्या दूं। मैं वो मशीन तो एज समझ नहीं पाएगी बच्ची की। मैं मशीन को अगर बोलूं कि इतना हाइट से कम रहेगा तो उतना हाइट से कम का डॉगी चल जाएगा। मैं मशीन को बोलूं कि वो 4 पैर का नहीं रहा और इससे नीचे रहा तो मत मारना, लेकिन डॉगी के अलावा बाकी कुछ एनिमल्स हैं जो 2 पैर पे चलते हैं, या कभी बच्चा मान लो क्रॉल करके चल रहा है, तो द एरर इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। हेंस इन सच केस एक काम करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ये मशीन को फेंक दो, भाई तू पगार ले ले, तू खड़ा रहे, बेटर वही है। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटीसिपेट या फिर प्रेडिक्ट, वो सर्कमस्टेंसेस में मैनुअल एलिमेंट काम आएगा। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जहां पे मैनुअल एलिमेंट काम आएगा? पहला नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, या फिर लार्ज ट्रांजैक्शंस, या फिर अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। करेक्ट है ना? या फिर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन and anticipate and predict in changing circumstances that require a controlled response outside the scope of automated control or outside the scope of existing automated control। आपके पास में existing एक automated control था, वो था बायोमेट्रिक, वो था बायोमेट्रिक। उसको बोला गया था एक एक व्यक्ति आएगा, चेहरा देखेगा जाएगा, चेहरा देखेगा जाएगा, तो देख लेना तेरे सिस्टम में है क्या, तेरे सिस्टम में। अब सडनली इनकम टैक्स की रेड हो गई, 40-50 लोग आए, वो गेट नहीं, चेहरा दिखा रहा, गेट नहीं खोल रहा, ठीक है। अब वो जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है, ठीक है, उसके पास में इसको रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ नहीं है। जब झुंड का झुंड ऑफिसर का आ जाए तो वहां तुमको एक मैनुअल आदमी लगेगा, वो आए और बायोमेट्रिक को बंद करके इनको अंदर ले। करेक्ट है। तो इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल रूटीन से सर्कमस्टेंस चेंज हो गए, अब उसमें क्या चाहिए? इट रिक्वायर्स अ कंट्रोल रिस्पॉन्स। ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए, कंट्रोल रिस्पॉन्स मतलब कंट्रोल क्या करता, रिस्पॉन्स करता ना जो भी रिस्क है,
तो हमको ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल है, उसके स्कोप में ही नहीं है। उसके स्कोप में क्या है कि एक व्यक्ति और उस व्यक्ति की डायरेक्टरी उसके पास में होनी चाहिए, चेहरे का हुलिया होना चाहिए। उनका हुलिया है क्या? लेकिन उनको तो अंदर आना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंट्रोल फेल हो गया, तो यहाँ पे हमको ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए जो एग्जिस्टिंग कंट्रोल सिस्टम के स्कोप के बाहर है। जैसे कि वो सिक्योरिटी गार्ड आएगा, हाँ हाँ सर आपका हक है आने का, आप इनकम टैक्स वाले हो, 1 मिनट दो, मेरे को सिर्फ सबके आधार कार्ड लगेंगे। क्यों लगे? सर हमारी कंपनी की पॉलिसी है, सेंसिटिव डेटा और सेंसिटिव चीजें अंदर है, कुछ भी चीजें अगर मिसप्लेस हो गई, कुछ भी हो गया तो मेरी नौकरी जाएंगी और आप पे भी सवाल उठेंगे। बोले ठीक है यार, सिर्फ आपका आधार कार्ड दे दो सर नोटिंग के लिए। आधार कार्ड लिया, सिस्टम को दिखाया, पंच किया, वो आधार कार्ड ऑटोमेटिक सिस्टम में स्कैन कर लिया। अब जितने भी लोग अंदर आए वो आधार कार्ड सबके स्कैन हो गए। एटलीस्ट अपने को चेहरा नहीं पता लेकिन उनके नाम पता चल गया ना। कल को फेक आईडी वाले आए तो, पिक्चर थी कि रेड, फेक आए तो, ठीक है, समझा के बात है ना। तो अब यहां पे हमको ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए था जो एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल के स्कोप के बाहर है, तो वहां पे मैनुअल काम आएगा। In changing circumstances that require a controlled response outside the scope of existing automated control. क्लियर है क्या? पहला अनयूजुअल नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। दूसरा एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, और तीसरा कंट्रोल रिस्पॉन्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग आउटसाइड द स्कोप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंट्रोल इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। और इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, नमित ने जो बोला कि वो जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है उसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए कोई मैनुअल आदमी चाहिए ना, कि वो बायोमेट्रिक बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। 40-50 डेज में होता है, मशीन है कभी कर देती है ऊपर नीचे चीजें, तो बराबर चल रहा है नहीं चल रहा, वो देखने के लिए मैनुअल कंट्रोल चाहिए, मैनुअल एलिमेंट चाहिए, राइट। तो इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल। क्लियर है क्या सबको? पक्का? 30 सेकंड्स दे रहा हूं, लर्न करो, देखते किसमें कितना है दम, आप देखिए जरा। हाँ जी, हो गया, ठीक है। कौन बोलेगा? मैनुअल एलिमेंट मैंने लर्न नहीं किया, मैं बोल सकता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। इशिका ने हाथ ऊपर किया, ठीक है। और कौन बोल सकते हैं? 3 क्या है भाई? जिया बोल सकते हैं, घबराओ मत यार। भूमि ट्राई कर सकते हैं, लिखो, SNW में लिखो बिना देखे, फटाफट लिखो, दिमाग को जरा पुश करो, बैठे मत रहो ऐसे। ग्लास वाला सबसे इजी है, ऑटोमेटेड कंट्रोल को मॉनिटर करने के लिए मैनुअल एलिमेंट लगेगा ना।
लिख दिया, चेक करो ना, कर लिया क्या? कितने पॉइंट आए जिया? अच्छा अच्छा, आउटसाइड द स्कोप ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल। भूमि आए क्या? सारो है तुम्हारे? तीसरा वाला पॉइंट जो परफेक्ट नहीं आया, समझ में आया क्या पॉइंट? मतलब आपको ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, आपको ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए जो एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल नहीं दे पाएगा, उसके स्कोप के बाहर है, वो नहीं दे पाएगा। तो आपको वैसा रिस्पॉन्स चाहिए तो फिर मैन्युअली खड़े करने पड़ेंगे ना। मान लो हमको पता चला कल ऑफिस पे हमला होने वाला है भाई, कोई कोई हमने स्टेटमेंट दे दिया होगा, कोई बॉस ने स्टेटमेंट दे दिया होगा, तो भाई आने वाले लोग, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आने, हमला होने वाला है। अब उसका रिस्पॉन्स हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल कर पाएगा क्या? वो तो डायरेक्टली कांच के दरवाजे पे वो ही मारेगा ना, वो क्या बायोमेट्रिक में चेहरा दिखाएगा। तब उसका रिस्पॉन्स, सर्कमस्टेंस चेंज हो गए, अब उसका रिस्पॉन्स कौन दे पाएगा? 4-5 सिक्योरिटी गार्ड खड़े करने पड़ेंगे, बराबर है? समझ में आया? अभी देखो, मैनुअल कंट्रोल एलिमेंट्स में भी लेस सुटेबल, कुछ दो एरिया है जहां पे मैनुअल कंट्रोल एलिमेंट बहुत कम सुटेबल है। पहला पॉइंट क्या था? नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शंस लार्ज और अनयूजुअल, उसका अपोजिट यहाँ का पहला पॉइंट है रिकरिंग ट्रांजेक्शंस, हाई वॉल्यूम, बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, मैनुअल आदमी चेक ही नहीं कर पाएगा। अरे भाई समझो 1000 एम्प्लॉइज है, रोज रोज सिक्योरिटी गार्ड साइन करवा पाएगा क्या? या उनका नाम लिख पाएगा क्या? उसके लिए बायोमेट्रिक क्यों बनाना? और रिकरेंट ट्रांजेक्शन है, देखो हाई वॉल्यूम और रिकरेंट ट्रांजेक्शन, या फिर सिचुएशंस जहां पे एरर्स एंटिसिपेट हो सकते हैं, जो अपना सेकंड पॉइंट था, या फिर प्रेडिक्ट हो सकते हैं, और फिर वो प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट हो सकते हैं बाय कंट्रोल पैरामीटर्स जो कि ऑटोमेटेड है, मतलब बाय ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। इसको काट कर लिख देना, बाय काट के लिख दो, बाय के आगे ऑटोमेटेड कंट्रोल, सिंपल, बाय ऑटोमेटेड कंट्रोल, है ना? उसी का उल्टा रिकरिंग ट्रांजेक्शंस, हाई वॉल्यूम, errors can be predicted, anticipated, and hence prevented, detected and corrected by automated controls. Control activities where the specific ways to perform the control can be adequately designed, ऐसी एरियाज में जहां पे हमको पता है कि कंट्रोल कैसा वर्क करना चाहिए, हम उसको प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं, तो वहां पे तुम्हें ऑटोमेटिकली लगा। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज वेयर द स्पेसिफिक वेज टू परफॉर्म द कंट्रोल्स, किस तरीके से कंट्रोल परफॉर्म करना है उसका मेरे पास में एडिक्वेट डिजाइन है, मैं एडिक्वेटली डिजाइन कर सकता हूं कि मैं क्या चाहता हूं कि कंट्रोल कैसे काम करे। पहले गेट पे बायोमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, दूसरे गेट पे उसको अपना आई कार्ड स्कैन करना है, डबल कंट्रोल हो गया। इन्फोसिस वगैरह में पहला चेहरा दिखा दिया, उसके बाद में आई कार्ड भी स्कैन कर दिया, तो मेरे को पहले से पता था कि मेरे को कंट्रोल्स कैसे कैसे प्लेस करने हैं, तो आई कैन एडिक्वेटली डिजाइन द कंट्रोल। In such cases, I will put automated control, not manual control. Control activities where specific ways to perform the control can be adequately designed and automated. ठीक है, यह आंसर पूरा समझ में आया कि कहां पे मैनुअल यूज करना है, कहां पे मैनुअल यूज नहीं करना है। ठीक है, ये वाला जो ऑडिट अप्रोच वाला क्वेश्चन है, ये आप सेल्फ सिर्फ एक बार पढ़ लेना, जिसको लर्न होता वो लर्न कर लेना, टफ नहीं है, बट क्या है, ये एक ही इसमें इन्होंने पूरा जर्नी दे दिया। क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है, मेरे को चांसेस कम लगते आने के, भगवान करे सितंबर में आ जाए, ठीक है। अगर बाई चांस आता है तो जिसको जितना जनता उतना लिख देना, नहीं तो छोड़ देना। ये लर्न कराने जाऊंगा तो एक तो जो अभी तक पढ़ाया है, फिर वो सब थोड़ा मैसेज हो जाएगा, फिर जिया बोलेंगे मैं चैप्टर करती नहीं, और नहीं करेंगी तो 25 मार्क का वेटेज इस चैप्टर से है, तो ऑडिट में उसको मिलेंगे 40 या 35 जो लोगों को मिल रहे हैं, और फिर हमको दुख होगा कि वो फेल हो गई। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, ऑन रिकॉर्ड है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये वो एप्पल है जो निकालना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन बाकी एप्पल को स्पॉइल करने से। लेकिन किसी को भी पढ़ने के बाद में कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछ सकता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अपनी इच्छा है, करना है नहीं करना है, अब वो आपका रिस्क है 50 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छोड़ना और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाना, ये आपको रिस्क आपका है कि आपको लेना है या नहीं लेना है। मेरा सजेशन अगर दूं
तो एक बार के लिए इसको छोड़ देना, पहले पूरा ऑडिट हो जाने देना, अपने अगले रिवीजन में उसके बाद में हम ऑडिट उठाएंगे। हम अगर बाकी की ऑडिट पे कंफर्टेबल है तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं कंफर्टेबल तो एक क्वेश्चन चल आ भी गया 100 मार्क का आएगा क्या, ठीक है 4 मार्क 5 मार्क, एक तो वैसे भी छोड़ना ही है, तो इसको थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिट। ठीक है, इसके बाद में मेरी आखिरी क्लास रहेगी इस चैप्टर की, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये लेने के बाद में मैं फटाफट आपको एक प्लान बता देता हूँ अपने को क्या क्या है, कैसे कैसे टेस्ट प्लान है। चैप्टर 3 का रिवीजन प्लान अभी क्या रहेगा अपना, सबका इंडिविजुअल टारगेट्स क्या रहेंगे वो डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन A16 का जो करवाना है वो मैं देखता टाइम है तो करवा दूंगा, और एक क्वेश्चन का टेस्ट भी है A16 का। ठीक है, हाँ ठीक है, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिटिंग, डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑडिटिंग, डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड। अभी ये हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से बाहर आ चुके हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के मैंने 6 क्वेश्चंस करवाए, उसके फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके रिस्क, उसका इम्पैक्ट, और कंट्रोल्स, और मैनुअल और ऑटोमेटेड का डिफरेंस। अगर ये 6 में से एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मेरे हिसाब से आपको खुश होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा आप आराम से लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स फॉर, डेटा एनालिटिक्स मतलब क्या होता है, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। अब देखो, तुमको बताता हूँ मैं, ये मेरा वर्क लॉग है, ऐसा अज्यूम करो। ठीक है, इसके मैं अगर फिल्टर हटा दूं, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल, ठीक है, तो ये ना दुनिया भर की एंट्रीज है, दीज आर द पेपर्स सबमिटेड। ठीक है, दोज आर सपोज टू बी चेक्ड, देन इट दिस आर चेक्ड, उनके मार्क्स जाते हैं। ठीक है ना, इन बच्चों को फीडबैक देने होते हैं, इन पे चेकर्स, ये चेकर कोड है, ये जी कॉलम है, ये चेकर कोड है कि कौन सा चेकर उस पेपर के लिए असाइंड है। समझ रहे हो, नाउ दिस इज ह्यूज डेटा। अब इस डेटा से मुझे एज अ ओनर कुछ समझ में आ रहा क्या, ये बनाने वाले बैकएंड भी लोग हैं। ठीक है, मुझे कुछ समझ में आ रहा कैसे, मेरे को बहुत टाइम लगेगा इसको एनालाइज करने के लिए। अब इसमें मैं लगाता हूँ फिल्टर कि सिर्फ इस चेकर के मुझे पेपर्स देखने हैं, है ना, या मैं फिल्टर लगा दूं इसमें कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम का, तो सिर्फ उस स्टूडेंट के मुझे पेपर दिखेंगे। इसको बोलते हैं डेटा एनालिटिक्स, कि ह्यूज डेटा को एक इफेक्टिव तरीके से एनालाइज करना। समझ में आया क्या बात, हाँ अच्छे तरीके से। तो डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसा मैंने बताया दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है, ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को और डेटा को जो कि आईटी सिस्टम्स में रिसाइड करता है, मतलब रहता है, मतलब आईटी सिस्टम का डेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इन सब की टेस्टिंग करने के लिए डेटा एनालिटिक्स काम आता है। क्या काम आता है, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग स्प्रेडशीट्स, मतलब एक्सेल, एंड स्पेशल ऑडिट टूल्स। तो मैंने आपको एक्सेल का एग्जांपल दिखाया कि स्प्रेडशीट को यूज करके मैं कैसे डेटा को एनालाइज कर सकता हूं। ठीक है, आइडिया, एसीएल, मतलब ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम है जो डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टू परफॉर्म द फॉलोइंग। अब ये करता क्या है, ये जो डेटा एनालिटिक्स है ये क्या क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पहला, चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड आइदर इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंसिव ऑडिट टेस्ट। पहले क्वेश्चन लिख लो तो बेटर रहेगा।
लिख भाई प्रेम, ओपन करो क्वेश्चन बुक। ठीक है, स्टेट फॉर व्हाट पर्पस, प्रेम एकदम ध्यान से बेटा क्वेश्चन को समझ के लिखना। स्टेट फॉर व्हाट पर्पस, क्या बोला? व्हाट पर्पस मतलब क्या पर्पस के लिए, है ना? डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड, और पूरी लाइन लिख दो। हो गया क्या? हो गया ना? ठीक है, अब समझ में आया ना? तो पहला देखो, हम दो तरह के टेस्ट करते हैं। एक हम लोग करते हैं सब्सटेंशिव टेस्टिंग, और एक करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं आरएपी के टाइम पे, करेक्ट है, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स बाद में भी कर सकते हैं। और स्ट्रेटेजिक ऑडिट प्रोसीजर, सब्सटेंशिव ऑडिट प्रोसीजर हम लगाते हैं आफ्टर ऑडिट प्रोग्राम, प्रॉपर ऑडिट करने के लिए। अब ये जब हम जो दोनों चीजें कर रहे हैं, तो हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं सारा इंफॉर्मेशन लेके ऑडिट करूंगा तो वो ऑडिट इफेक्टिव नहीं होगा। तो मैं डेटा एनालिटिक्स टूल का यूज करके उस इंफॉर्मेशन में से इफेक्टिव इंफॉर्मेशन बाहर निकालता हूं, और अब ये जो इंफॉर्मेशन बाहर निकली है, इसका मैं ऑडिट करता हूं, इसका मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता हूं। सो चेक फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन। जो डेटा, जो पॉपुलेशन यूज हो रही है, ठीक है, काय में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, सब्सटेंशिव ऑडिट टेस्ट में, उसको चेक करना, उसकी कंप्लीटनेस को चेक करना कि कुछ छूटा तो नहीं है ना? कुछ छूटा तो नहीं है। वो सॉफ्टवेयर से सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे ना, वो तेरे को आउटपुट देगा, नो इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन्वेंटरी सेक्शन इज प्रोवाइडेड टू यू। कितना मस्त हो गया, तेरे को समझ में आ गया? मैनेजमेंट ने जानबूझ के इन्वेंटरी का डेटा तेरे को नहीं दिया। जो डेटा मैनेजमेंट में दिया वो 4 पेन ड्राइव में है। उनको क्या लगा कि तुमको क्या ही मालूम पड़ रहा, लेकिन तुम क्या यूज कर रहे हो? डेटा एनालिटिक्स। तुमने चारों पेन ड्राइव डाली और डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर में इनपुट दे दिया कि ये मेरे एलिमेंट्स है, बताओ मेरे को इन सब की सारी इंफॉर्मेशन इसमें है क्या? फटाक से थ्रो कर दिया उसने। इन्वेंट्री की नहीं, ले बेटा मैनेजमेंट, दे इन्वेंट्री का, है ना? तो वो चेक करता है कंप्लीटनेस। बोलो, चेक कंप्लीटनेस। क्या? काय का? डेटा और पॉपुलेशन का। और वो डेटा और पॉपुलेशन का जो कहां यूज हो रहा है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में, सब्सटेंशिव प्रोसेस। समझ में आया बात? एकदम अच्छे से समझ में आया कि भूमि जी? हाँ, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स में हेल्प करेगा ना डेटा एनालिटिक्स। पूरे डेटा को एनालाइज कर दिया, पूरा पॉपुलेशन है, हाँ सब, हर एक सेक्शन का डेटा आपको मैनेजमेंट ने दिया है। अब भैया जैसा मैंने बताया इसके पहले कि सब चेक कर सकता है क्या? देखो सैंपल निकालने में वो हेल्प करेगा, काइंड ऑफ एन एआई, काइंड ऑफ जेमिनी। बस होने में है, क्यों? हाँ, तो यह हो गया क्या क्लास? कैसे क्या? ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ ऑडिट, अरे प्रज्ञा वो लोग जा रहे क्या? तो उनको बोलना ना 10 मिनट रुको, मेरे को बात करना। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, ठीक है, रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये अपन पढ़ेंगे आगे चैप्टर 4 में। ठीक है, सिर्फ याद रख लो सिलेक्शन ऑफ। और तो पहले तो देख लिया कि भैया पूरा पॉपुलेशन है क्या, है ना? क्योंकि जो सैंपल सिलेक्ट होगा वो पॉपुलेशन में से होगा। अगर वही पूरा नहीं है तो सैंपल बराबर सिलेक्ट होगा क्या? तो ये होने के बाद में ये हो, चलो
पॉपुलेशन बराबर है सर, डेटा और इंफॉर्मेशन जो दी है वो कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सैंपल निकाल लिया, अब सैंपल निकाल के बैठ जाएंगे क्या? नहीं सर, सैंपल को हम लोग रिकम्प्यूटेशन करेंगे, रीपरफॉर्मेंस करेंगे। तो रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस में आपको एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प करेगा। भाई 2+2+2+2+2 10 होता है क्या? डेटा एनालिटिक्स तुमको रिकम्प्यूट करके देगा, मैन्युअली नहीं करना पड़ेगा। तो रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन डेटा, है ना। जनरल एंट्रीज को सब मिल गई ना, वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस से लेके वो ऑटोमेटिक तुमको टीवी बना के दे देगा। तुम मैनेजमेंट के टीवी से मैच कर लो, वेरिएशन है तो मैनेजमेंट को पूछो, हो सकता है तुमको मालूम पड़े कि मैनेजमेंट ने टीवी बनाते बनाते गलती करी है। समझ में आई बात? रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन डेटा। तो पहला है कंप्लीटनेस चेक कर लिया, फिर सैंपल निकाल लिया, अब रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस कर रहा है, उसके बाद में रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस मतलब बहुत हद तक आप पकड़ लो इनवॉइस से बैलेंस मैच करना, कोई डॉक्यूमेंट से बैलेंस मैच करना, या कोई लेजर टू लेजर बैलेंस मैच करना। लेकिन रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब वही जो मैंने बोला 2+2+2+5, जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है करते हैं ना अपन, बैलेंस शीट की टोटल करते हैं, कभी कभी टोटल करने में गलती हो जाती है अपने से, लेकिन मशीन से होगी क्या? तो रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जस्ट अ मिनट, ईशा, हेलो हेलो ईशा, आई एम इन क्लास, आई विल कॉल यू, ठीक है। रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करना, बैंक का, इंटरेस्ट का, है ना, कर सकते हैं ना। तो रीपरफॉर्मेंस, तो देखो याद कैसे रखने का सर, डेटा और पॉपुलेशन की कंप्लीटनेस चेक कर लेगा पहले सर, वो होने के बाद में सैंपल चेक निकालेगा, है ना, असिस्टिंग इन सैंपलिंग, ठीक है, ऑडिट सैंपल्स निकालने में। सर उसके बाद में दो चीजें होगी, एक होगा रीपरफॉर्मेंस ऑफ बैलेंसेस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ कैलकुलेशन, और रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेटा। कैसे याद करा रहा हूं मैं, मस्त, सीडी टू सीडी, ठीक है। उसके बाद में सर एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, ये भी एक प्रोसीजर है ना, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज की एनालिसिस कर लेगा कि सर कोई डुप्लीकेट एंट्री तो नहीं गलती से, सेम डेट, सेम आदमी, सेम सेल, सेम नरेशन, डुप्लीकेट्स बाहर फेंक देगा। डबल अकाउंटिंग लेजर में हो गई, टीबी में हो गई, बैलेंस शीट में हो गई, पीएनएल में हो गई। एनालिसिस ऑफ जर्नल, अब ये तीन चीज की एनालिसिस करने के बाद में उसको मालूम पड़ेगा कि भाई फ्रॉड हुआ है क्या, और फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन, और अगर फ्रॉड हो गया तो कहीं ना कहीं कंट्रोल डेफिशिएंसीज है, उस पर क्या इंपैक्ट है, हमें हमारे कंट्रोल्स कैसे सुधारने चाहिए ताकि ये फ्रॉड रिपीट ना हो। कितना प्यारा आंसर है, हाईली हाईली पॉसिबल टू कम इन एग्जाम, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स, पहले कंप्लीटनेस चेक करूंगा, फिर सैंपलिंग चेक करूंगा, अब मैं तीन चीज करूंगा मेरे भाई, रीपरफॉर्मेंस करूंगा, रिकम्प्यूटेशन करूंगा, जनरल एंट्री का एनालिसिस करूंगा। इसके बाद में मुझे पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो मेरे कंट्रोल में कुछ डेफिशिएंसीज है, उस पे क्या इंपैक्ट है। तालियां बजाओ जोरदार, डन, ठीक है। टुमारो और डे टुमारो आपका ऑडिट खत्म हो जाएगा, कल अगर मेरा क्लास रहा तो कल खत्म हो जाएगा चैप्टर 3। चलो अभी मुद्दे की बात पे आते हैं।